हाँ चेतन, आपका विषय है अर्थ विज्ञान तर्क, सिमेंटिक्स, लॉजिक। यस मैम। जी। कौन से विषय का सेमिनार है ये? आपने टाइटल तो लिख दिया है, पर कौन से विषय के अंतर्गत आप ये सेमिनार दे रहे हैं? सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा मैंने। तो लिखना चाहिए आपने। जी। सेकेंड ईयर लिखा है आपने, सेमेस्टर लिखना चाहिए, कौन से थर्ड सेमेस्टर का है? सेमेस्टर। जी। तो ये प्रेजेंटेशन में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। जी मैम। ठीक है, शुरू कीजिए। अ, नमस्ते, मैं चेतन कुमार अकर्ती, थर्ड ईयर सॉरी थर्ड सेम एमटेक कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक का छात्र हूँ। और आज का मेरे प्रेजेंटेशन का विषय है सिमेंटिक यानी अर्थ विज्ञान, और जिसमें मैं तर्क को आपके सामने प्रस्तुत करने करूँगा। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि अर्थ विज्ञान क्या होता है। अर्थ विज्ञान को हम लोग शब्दार्थ विज्ञान भी बोलते हैं, और ये शब्दों के अर्थों के संबंध में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उसके बारे में रहता है। तो भाषा के दायरे में जितने भी शब्द या वाक्य आते हैं उनका अध्ययन मतलब अर्थ विज्ञान कहलाता है। 19 19वीं सदी के पहले अर्थ विज्ञान एक अलग रूप से मान्य नहीं था, बट फ्रांसीसी भाषा शास्त्री मिशेल ब्रिच के ने इस अनुशासन की स्थापना की और उसे सिमेंटिक या अर्थविज्ञान ये नाम दिया। तो सिमेंटिक या अर्थविज्ञान का ही एक पहलू है जिसे हम तर्क बोलते हैं या फिर लॉजिक। तर्क या लॉजिक क्या होता है कि अगर एक या अधिक वाक्य एक अन्य वाक्य को जब दर्शाता है तब उसको तर्क बोलते हैं। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए तो तर्क एक निष्कर्ष है जो पहले से मतलब जो चीज़ हमें पता होती है उसके विषय पे हम तीसरी वस्तु को अ, या फिर कंपेयर करते हैं या फिर उसके साथ जोड़ते हैं। जैसे कि लोहे को जंग खा जाती है और बंदूकें जो है लोहे की बनी होती है, तो इसलिए बंदूकें जंग खा जाती है। तो यहाँ पे कैसा है कि एक लोहा एक धातु है जो जिसकी एक प्रक्रिया है वो जंग खाने की, और उसी लोहे के धातु से बंदूक बनी होती है। तो इसलिए हम लोग ये तर्क लगाते हैं कि बंदूक लोहे की बनी होती है इसलिए वो जंग खाती है। तो इस विषय पे डैनियल अ, स्टुलियन ने मतलब तर्क की एक डेफिनेशन रिप्रेजेंट की थी। उनके कहने के हिसाब से द आर्ट दैट एनेबल अस टू प्रोसीड विथ ऑर्डर इज एंड द करेक्टनेस इन द एक्ट ऑफ रीजन इटसेल्फ। मतलब जो भी कला जो हमें तर्क कार्य में क्रम, सहजता, शुद्धता के साथ आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है। तो तर्क के हम और कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे कि आई हैव अ पेन इन माय फुट एंड माय फुट इज माय शूज, देयरफॉर आई हैव अ पेन इन माय शूज। मतलब कि मेरे पैरों में दर्द है और मैं मेरे पैरों को जूते की उपमा दे रहा हूँ, इसलिए मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेरे जूतों में दर्द हो रहा है। बट अगर यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो तीसरा जो वाक्य है वो दूसरे वाक्य को अनुसरण नहीं करता है। लेकिन यह तर्क होना स्वीकार्य करना या नहीं करना ये अ, जो है इसके बेसिस पे हम तर्कों को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है औपचारिक या फिर फॉर्मल लॉजिक, और दूसरा होता है मटेरियल या भौतिक लॉजिक, जैसे सुविलियन ने प्रस्तावित किया था। तो हम आगे जानेंगे कि औपचारिक तर्क या फॉर्मल लॉजिक क्या होता है। ये इस प्रकार का तर्क होता है जो हमारी तर्क विधियों की शुद्धता सुनिश्चित करने में मदद करता है। एरिस्टोटल के अनुसार इस प्रकार की पुनरावृत्ति प्रतिरूप की सादृश्यता को रूप कहते हैं। मीन्स एरिस्टोटल से दैट
Thus, the analogy of repeated pattern is called form. तो इसके उदाहरण हम देखते हैं कि हर कुत्ता भौंकता है, लेकिन हर भेड़िया कुत्ता है, इसलिए हर भेड़िया भौंकता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि कुत्ते की जो भौंक मतलब भौंकने की क्रिया है, वो एक कुत्ते को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन भेड़िया ये जो प्रजाति है वो कुत्तों में ही आती है। तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि हर भेड़िया भौंकता है, क्योंकि ये कुत्ते की प्रजाति की एक गुणवत्ता है। ऐसे ही अगर दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि प्रत्येक रीढ़ीदार प्राणी एक जानवर होता है, मतलब जिसमें मेरुदंड या फिर वर्टिब्रेट जो हड्डी होती है वो प्राणी एक जानवर होता है। और लेकिन हर घोड़ा एक रीढ़दार प्राणी है, मतलब हर घोड़े को एक रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि घोड़ा एक जानवर है। तो यहाँ पे मतलब किसी विषय की पुनरावृत्ति हम लोग कर रहे हैं, तो ये हो गया औपचारिक और फॉर्मल लॉजिक। दूसरा जो है वो भौतिक तर्क या फिर मटेरियल लॉजिक होता है। भौतिक तर्क जो होता है वो 3 प्रकार से संचालन में आता है। एक हो गया कॉन्सेप्ट या फिर अवधारणा, दूसरा हो गया निर्णय या फिर जजमेंट, और तीसरा हो गया विचार। ये बुद्धि के मौलिक संचालन के अनुसार होता है, मतलब ये तर्क का एक भाग है जो भौतिक तर्क में सच्चाई को निर्धारित करने की दृष्टि से हम लोग सामग्री की जांच करते हैं। मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि जो हम तर्क करते हो सच होना जरूरी हो। मतलब ऐसी किसी अ, चीज को या सच्चाई को जो ना भी हो, बट हम अगर उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो भी इस तरीके का तर्क विज्ञान हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक एक हर शरीर एक पुरुष है और हर लड़की एक पुरुष है, इसलिए हर लड़का एक लड़की है। निष्कर्ष तो गलत है, क्योंकि इसका पूर्ववृत्त गलत है। तो क्योंकि हम कभी किसी एक लड़के को किसी अ, मतलब लड़की नहीं कह सकते, मतलब ये वास्तविकता में हो ही नहीं सकता। तो इसको हम और डीप में जानने की कोशिश करेंगे। हम्म, तो ये इसको हम जानने के लिए कुछ प्रणाली है, उसको हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहला आता है कि प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होता है कि प्रोपोजिशन कैन बी डिफाइन एज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस मीन्स, मतलब किसी घोषणात्मक वाक्य का अर्थ ये जो होता है वो प्रोपोजिशन होता है। तो जैसे कि जॉन के इंडोनेशिया जाने की खबर सच है, और दूसरा वाक्य है यह सच है कि जॉन इंडोनेशिया आएंगे। तो ये दो वाक्यों एक प्रस्ताव व्यक्त करते हैं जिनका क्योंकि उनका अर्थ एक ही है। एक दूसरा वाक्य हम देखते हैं कि सब चोर बेईमान है और कोई चोर ईमानदार नहीं है। बेईमान और ईमानदार विरोधाभासी है, पर दोनों एक ही प्रकार को यहाँ पे प्रस्तावित कर रहे हैं। तो इसको लॉजिकल सिस्टम या फिर तार्किक प्रणाली कहा जाता है। और दूसरा आता है मक और प्रस्तावित तर्क, जो है प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक को हम लोग प्रोपोजिशनल कैलकुलस भी कहते हैं, जो प्रस्ताव के बीच में संबंध दर्शाता है। ऐसे प्रस्ताव जिनमें निर्भरता का संबंध होता है एक दूसरे के साथ। और इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है कंडीशनल प्रोपोजिशन, दूसरा होता है डिजंक्टिव प्रोपोजिशन और कंजंक्टिव प्रोपोजिशन, मतलब सशस्त्र प्रस्ताव, विघटनकारी प्रस्ताव और संयोजक प्रस्ताव। तो सशस्त्र प्रस्ताव ये होता है कि अगर पहला वाक्य जो के ऊपर दूसरा वाक्य मतलब सही या गलत ऐसा रहेगा। जैसे कि बारिश हुई तो सड़कें गीली हो जाएगी, मतलब अगर बारिश हुई तो ही सड़कें गीली होगी या फिर नहीं होगी। तो ये आ जाता है कंडीशनल प्रोपोजिशन में।
जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा आता है विघटनकारी या फिर डिसजंक्शन प्रोपोर्शन। इसमें हम और को यूज करके हमें या फिर या अथवा को यूज करके इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मेरी इज इंटेलिजेंट और शी इज एग्रेसिव, मतलब मेरी बुद्धिमान है या वह आक्रामक है। तो इसमें हम लोग विरोधाभास अ, या फिर और को यूज करके ये विघटनकारी प्रस्ताव हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है कंजस्टिव प्रस्ताव। शी कैन नॉट ईट एंड ही इज नॉट थिन। इसमें हम और को यूज करके कभी कभी निगेटिविटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा जो है वो है विधेय तर्क या फिर प्रेडिकेट लॉजिक। विधेय तर्क विधेय के बीच में जो संबंध रहता है उसको संबंधित करता है। प्रास्ताविक तर्क जो हमने अभी देखा वो दो वाक्यों के भीतर मतलब बीच में होते हैं, जबकि विधेयक तर्क दो से अधिक वाक्यों के बीच में होते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से अलग नहीं है, क्योंकि विधेयक तर्क प्रस्ताव या वाक्य में शामिल है और ये उन दोनों के बीच का संबंध भी दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑल एनिमल्स आर एनिमेट, मतलब सभी जानवर सजीव है। और दूसरा वाक्य हम ये बोलते हैं कि डॉग्स आर एनिमल, मतलब कुत्ते भी जानवर है। इसका मतलब ये हो गया कि कुत्ते सजीव है। तो ये हो गया प्रेडिकेट लॉजिक का एक एग्जांपल। सो ये था मेरा सेमिनार लॉजिक के बारे में। तो अगर किसी को कुछ प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हेलो। हेलो। हाँ 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 चेतन, हाँ मैम। आपने सेमिनार दिया, मुझे एक चीज़ पूछनी है। जब हम्म। आपने ये टॉपिक को चुना कि भैया हमें इस पर देना है, लॉजिक पर, तर्क हम्म। पर, तो क्या आपने ये पढ़ा कि इस लॉजिक का ओरिजिन कहाँ पर है? ओरिजिन किस विषय में छुपा हुआ है? लॉजिक का ओरिजिन मतलब जो जैसे हम लोग हमारी बुद्धिमत्ता को यूज जब करते हैं किसी चीज को समझने के लिए, तो हम तर्क वितर्क ये दो चीजों को मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं। हम्म। हाँ, मतलब ये होता है कि ये भाषा को जैसे कि श्रृंगारित करने के लिए या फिर जैसे किसी एक जब हम बोली भाषा को यूज करते हैं तो हमें कहना कुछ और होता है और हम किसी दूसरे शब्दों से उसको जब रिप्रेजेंट करते हैं हम्म। तो उस प्रकार में तर्क ये होता है। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि ये अपने स्वभाव गुण जो मतलब एक स्टैटिस्टिकल जो होता है ना, कि जो हम किसी चीज से अनुमान लगाते हैं उसके बेस पे ये तर्क या फिर लॉजिक इम्प्लीमेंट होता है। तो कैसा है कि जो लॉजिक है इस विषय का ओरिजिन है फिलोसॉफी हम्म। में। जी जी। तो ये जो फिलोसॉफी है, जैसे आपने और एरिस्टोटल का उदाहरण दिया कि हम्म। एरिस्टोटल ने इस तरीके से उसको डिफाइन किया है। यस मैम। अब क्या है, जितने भी पहले जो फिलोसोफर हुए थे, मतलब हम्म। खास करके ग्रीक फिलोसोफर, जी। हाँ, इस फिलोसॉफी में मतलब हमारी भारतीय परंपरा भी बहुत रिच है इस विषय में। पर फिर हम्म। भी जब कोई विषय पढ़ाया जाता है तो ग्रीक फिलोसोफर जो है, प्लूटो हो गया या हम्म। फिर एरिस्टोटल हो गया, तो ये सारे ग्रीक फिलोसोफर्स आते हैं। तो उन्होंने ही एक तरीके से कई तर्क वितर्क के आधार पर हम्म। कई सारे जो अनुमान है वो लगाए हैं। जी जी मैम। हाँ, कई सारे अनुमान लगाए कि भैया ये ऐसा है तो फिर वो वैसा होता है, इसलिए फिर हम्म। वो दोनों के बीच वाला संबंध इस तरीके से होना चाहिए। जैसे तुमने उस
दो तीन उदाहरणों के द्वारा बताया है। जी मैम। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं भूल गई, मैंने एक प्लूटो के बारे में बुक पढ़ी थी, तो उन्होंने ही एक बहुत फेमस एक उदाहरण है उनका, मैं भूल जा रही हूँ उसे, मैं कभी बताऊंगी अगर याद आता है तो। जी जी मैम। हाँ, तो वो एक है फिलोसॉफी वाला, और दूसरा है अभी इस आधार को ही आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बेस माना गया है, इसे बोलते फॉर्मल लैंग्वेज। हाँ हाँ, फॉर्मल। फॉर्मल लैंग्वेज, या जैसे अभी आपने प्रोपोजिशनल लॉजिक ये किया है, तो जी। फॉर्मल लैंग्वेज बोला जाता है, और फॉर्मल लैंग्वेज के कुछ सिंबल्स हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी ना आपके सेमिनार से कि हम्म। उस फॉर्मल लैंग्वेज के कुछ सिंबल्स हैं, मतलब जैसे कि ऑल मेन आर बर्ड्स, हम्म। सो ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, फ्लाई। सो हाँ। ऑल मेन कैन फ्लाई। फ्लाई। हाँ, तो अब हाँ। जैसे कि ऑल मेन है तो इसे दर्शाने के लिए एक सिंबल है। जी। हाँ, बर्ड्स कैन फ्लाई, तो वो जो होता है ना प्रेडिकेट और आर्गुमेंट, उसको दर्शाने के लिए कुछ सिंबल्स होते हैं। जी। फॉर्मल, हाँ, फॉर्मल लैंग्वेज में इसे फॉर्मल लैंग्वेज बोला जाता है। तो ये मैं अपेक्षा कर रही थी कि आप उस कुछ सिंबल्स के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि लॉजिक के बारे में बता रहे हैं तो उसको, लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके हो सकते हैं, हम्म। ये भी एक अपेक्षा थी आपसे। जी मैम। तो खैर कोई बात नहीं। तो निधि और अभिषेक, आप दोनों को अगर कुछ पूछना है इसमें, यस मैम। हाँ, आपको अगर कुछ शंकाएं है, सवाल है, पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैम, इनके सेमिनार पे जो मेरी नज़र जिस पे गई थी वो एरिस्टोटल के बारे में था, क्योंकि वो फिलोसोफर है, प्लूटो, सोक्रेटिस, उनके बारे में बात हाँ हाँ होती थी। हाँ, तो वही वो तो। आपने पूछ लिया, मैं बीच में बोलने भी वाली थी जब आप बोल रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वही था तो कि ये सब्जेक्ट तो फिलोसफी का हो गया। हाँ, तो ये सब्जेक्ट फिलोसॉफी मतलब ओरिजिन फिलोसॉफी है, पर यस मैम। अभी ये जो लॉजिक है, लैंग्वेज में भी यूज। हाँ। बिल्कुल 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 लैंग्वेज में भी यूज़ होता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो ये बेस है। हाँ, क्योंकि मैम फिलोसफी खुद ही एक ऐसा टॉपिक है कि बस मतलब निकालने होते हैं। हाँ। जो नहीं है वो फिलोसोफर इमेजिन कर सकता है, हाँ। सिर्फ उसने थोड़ा जी। एक लॉजिक देना चाहिए उसके पीछे में कि भैया ये यस है तो मैम। ये है। हाँ, चलो ठीक है। और कुछ पूछना है अभिषेक, निधि, बताइए। आपका आपने जो एग्जांपल दिया था पैर और जूते वाला, हम्म। कहाँ है वो, जी ये वाला। तो इसमें जैसे है ना कि A इक्वल टू बी और B इक्वल टू सी, तो A जी इक्वल टू सी हो रहा है। जी जी जी। पर वो तो सिर्फ इक्वेशन में होगा ना, वैसे इसमें कुछ सेंस नहीं बन रहा है कि मेरे पैर में दर्द है, मेरे पैर मेरे हाँ, जूते हैं। क्योंकि ये इसका कोई निष्कर्ष नहीं है, बट हम मतलब एक इसको पैरों को है ना जूते की उपमा दे रहे हैं कि मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ, कोई बोलता है कि भैया तू कैसे आया, तो वो बोलते हैं मैं 11 नंबर की बस पकड़ के आया। तो यहाँ पे जो दो पैर है उसको उसने हम्म। 11 नंबर की उपमा दी है। वैसे ही यहाँ पे कैसा है कि वो जो अ, हम जो पैर है उसको जूते बोल रहे हैं, और अगर मेरे पैरों में दर्द है मतलब कि मेरे जूतों में भी दर्द है, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक सरल अर्थ होना चाहिए, बट हम किसी कॉम्प्लेक्स चीज को जैसे रिप्रेजेंट करना है तो वो टाइम पे हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते ये अभी निधि, ये जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं ना उस पर तो आप जाओ मत, हम्म। जैसे कि हो ही नहीं हाँ सकता मैम। ना, ये हो नहीं सकता। हैं। अब आप अगर इसे मान लो सेट थ्योरी से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं। अब मेरे पैर में दर्द है, ठीक है, एक सेट हो गया, मेरे पैर हम्म। मेरे जूते हुए, तो वो सेट और वो सेट सिमिलर हो गया, वो यस मैम। सिमिलर हो गया, इस वजह हम्म। से मेरे जूतों में दर्द हो रहा है। अब ये क्या है ना, ये केवल ऐसा है कि आपको लॉजिक बताना है, आपको कोई अर्थ वगैरह से मतलब नहीं है। मतलब मैं जो अभी पूछी कि भैया ऑल मेन कैन, बर्ड्स कैन फ्लाई, ऑल बर्ड्स आर मेन, मेन कैन फ्लाई, तो इसमें तो कोई हम्म। मतलब ही नहीं हुआ ना, यस अर्थ ही मैम, नहीं मतलब बनता है। मैम जो सिलोजिज्म होता है, हाँ,
जो वेन हाँ, डायग्राम जैसी होती है, यस वेन डायग्राम, सेंसलेस। यस वेन डायग्राम है, या फिर वो सेट थ्योरी, वही वही वेन डायग्राम, सेट यस मैम। थ्योरी से जो रिप्रेजेंट करते हैं ना वेन डायग्राम। अभी आप तो वो पढ़ रही है ना बहुत सारा कुछ कुछ कॉम्पिटिटिव के लिए, उसमें तो हाँ, वो, तो उसमें भी यही सब हाँ आता है। उसमें उसमें वो होता है। उसमें तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, पता है, ऐसे स्टेटमेंट्स कि। वो तो मैं पढ़ रही थी, अब छूट गया है, अब तो एमटेक पे ही चल रहा है मेरा। अच्छा, बढ़िया है। हम्म, नहीं, एमटेक की पर करो अभी। कंसेप्ट है थोड़ा बहुत जो पता है। हाँ वो तो हाँ। इंटर रिलेटेड ही होता है। हाँ मैम। हाँ। ऐसे ऐसे वाक्य मराठी में भी है, मतलब जैसे कि पु ल देशपांडे जी ने कहा था कि वो एक दोस्तों के यहाँ जाते हैं, और जो उनका दोस्त रहता है वो कंस्ट्रक्शन करते रहता है, तो मतलब उनको वो वो जो मराठी में जो वीट रहती है ना, वो हर बार उसको दिखा रहे, तो ये बोलते हैं कि अ, रोज रोज वीट बघून बघून मला ह्या गोष्टीची वीट आली म्हणते. मतलब रोज रोज वीट बघून बघून मला याच गोष्टीचीच वीट आली. दूसरा तो वीट पहला तो ईंट था ना, कि रोज वीट, ये हाँ वीट, ईंट वो तो देखकर। मराठी में वीट बोलते हैं उसको। और जो दूसरा जो वीट है, मतलब कंटाळा जो बोल सकते हैं ना हम लोग, वैसा। अच्छा। हाँ। तो ये अच्छा उदाहरण हो जाएगा, लेक्सिकल रिलेशंस वाला, होमोनेमी जी का। मैम। यस मैम। होमोफोन्स है ये, और होमोग्राफ्स भी है। होमोग्राफ्स भी हैं। हाँ। चलो, भाषा बड़ी अजीब है। यस मैम। यही तो एक तरीके से क्या हो रहा है ना, देखो, पैराडाइम शिफ्ट किसे बोलते हैं। एक पॉइंट पे हम लोग ऐसा अभ्यास कर रहे हैं कि मानव मस्तिष्क भाषा कैसे सीखता है, हम्म, और दूसरे पॉइंट पर हम ये अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया मशीन्स, कंप्यूटर्स मानव भाषा कैसे सीखे। हम्म, हाँ, तो दोनों उच्चतम कोटि का शोध हो रहा है। पर एक ऐसी चीज़ है ना कि देखो, कहाँ जो ब्रेक इवन पॉइंट आपने सुना होगा, ब्रेक इवन पॉइंट कोई रिसर्च का जब आ जाएगा, इन दोनों हम्म, रिसर्च का जब आ जाएगा, तो मुझे ये लगता है कभी कभी कि मानव मस्तिष्क भाषा कैसे सीखता है, हम्म, ये छोड़ के ऐसा हो जाएगा कि जो मशीन को हमने भाषाएं सीखी है वो हमारा मस्तिष्क कैप्चर कर लेगी। ये तो खैर सोच है, क्योंकि अभी जो मैं देख रही हूँ, हम बहुत डिपेंड हो गए हैं डिवाइसेस पर। जी मैम। और धीरे धीरे तो बहुत सारे, मतलब स्मार्ट होम्स है, बहुत सारे ऑटोमेशंस होने हैं। जैसे अभी जिन घरों में हम रह रहे हैं, वो घर एक तरीके से बहुत बैकवर्ड घर मानने जाएंगे जब आपका घर पूरा ऑटोमाइज्ड हो जाएगा। आप हम्म, आपको आपका दरवाज़ा आपकी बात सुनेगा, खुल जा सिम सिम जैसे कहानियों में जो पढ़ा था हमने। जी मैम। यस तो मैम। बस आपको घर में घुसते ही लाइट खुल चालू हो जाएगी। हाँ, तो खुल जा सिम सिम वाली जो कहानियाँ हैं वो हमारे साथ घटित हो जाएगी। हाँ। हाँ, खुल जा सिम सिम बोलेंगे तो हो जाएगा सब कुछ। पासवर्ड रहेगा वो, अलग अलग हाँ इसका। हाँ। तो उस, मतलब ये कैसे होने वाला है फ्यूचर, ये बहुत गहरी सोच वाली बात है, कैसे रहेगा। जी मैम। तो खैर, चलिए एक बार अपना अपना चेहरा दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। मैंने ही नहीं खोला कैमरा। ओ, मेरा खुलेगा नहीं क्योंकि ओबीएस में शुरू है। नहीं दिख रहा है आपका। दिख रहा है, ओके गुड, दिख रहा हाँ, है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। दीदी गायब हो गई अभी।